ठीक है जी, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक का पूरा चंक पढ़ लिया था। देखिए, इन इफेक्टिव इनफेक्टिव कोलिजन के बारे में अगर थोड़ा सा रिकैप करें। मेरी आवाज़ सही आ रही है ना सबको? यस सर। तो अफेक्टिव इनफेक्टिव या सक्सेसफुल या इनसक्सेसफुल कोलिजन की अगर रिकैप करें, मैंने बताया था जब पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, तो पार्टिकल्स एक दूसरे को टकरा के एक पोजीशन पे स्टिक टुगेदर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपके जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स है बेटा, वो बेसिकली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस केस में जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो ये कोलिजन आपके पास कहलाता है सक्सेसफुल कोलिजन। अगर हम इनसक्सेसफुल कोलिजन की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स स्लाइड ओवर कर जाते हैं। पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं सर? स्लाइड ओवर हो जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल जब स्लाइड ओवर कर जाएंगे तो वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाएगा, वो इनसक्सेसफुल कोलिजन या इनफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। बिकॉज उसमें पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन सही नहीं होती, उनकी रिएक्टिव साइड्स एक दूसरे के सामने नहीं होती या एक दूसरे के करीब नहीं होती, और पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं हैविंग एनर्जी लेसर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि रिएक्शन होने के लिए बेटा स्टैंडर्ड था कि मुझे 10 किलो जूल्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, पर मेरे पार्टिकल्स के पास 8 किलो जूल्स की एनर्जी थी। बट पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी थी? 8 किलो जूल्स की एनर्जी थी। तो इसलिए इसी सिलसिले में फिर हमारे पास क्या होता है कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपकने के बजाय एक दूसरे को स्लाइड ओवर कर जाते हैं। तो इन दिस केस वी से दैट वी हैव इनसक्सेसफुल कोरिलेशन। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है? आगे चलूं, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके जी। यहाँ पे ये बात थोड़ा सा और तरीके से लिखी हुई है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन अगर मुझे समझाना होगा ना, तो मैं ये कहूंगा कि हाउ ऑफन डू वी कोलाइड। कितना, मतलब एक मिनट में कितनी कोलिजन हो रही है, एक सेकंड में कितनी कोलिजन हो रही है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। इसको हम ऐसे कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम इन अ डिफाइंड सिस्टम। मतलब ये कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी पर यूनिट टाइम। जैसे लेट्स से 1 सेकंड के 1 सेकंड के अंदर आप कितनी बार कोलाइड कर रहे हैं, 2 सेकंड में आप कितनी बार कोलाइड कर रहे हैं। सो हाउ ऑफन डू यू वी कोलाइड पर यूनिट सेकंड, वो मेरे पास क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। वो मेरे पास कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। वी से दैट जब इफेक्टिव कोलिजन की बात करती है, तो इफेक्टिव कोलिजन आर कोलिजन दैट रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि आपके पास टू मॉलिक्यूल्स करेक्ट ओरिएंटेशन में हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कोलाइड करते हैं, और आपके पास प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हो। हालांकि अगर हम इन इफेक्टिव कोलिजन की बात करें, इन इफेक्टिव कोलिजन में क्या होता है कि इट इज वन दैट डज नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दैट इज आई का मतलब होता है दैट इज केमिकल बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म। मतलब कि आपके पास बेसिकली पार्टिकल स्लाइड ओवर कर गए और केमिकल बॉन्ड्स टूटे नहीं और प्रोडक्ट्स भी आपके पास फॉर्म हुए नहीं। ठीक है, ये बेसिकली कहलाती है इन इफेक्टिव कोलिजन। मुझे बताइए, क्लियर है? बात समझ आ रही है? आगे चलूं? यस। यस ओके सर। जी। अब जरा इस स्टेटमेंट को देखते हैं। A 10 degree rise in temperature approximately doubles the rate of reaction, as increasing the temperature will increase in the average kinetic energy of the particles। अगर आप 10 डिग्री राइज करेंगे ना टेम्परेचर को, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये जो बात है ना, ये बात एक जनरल हम बात कहते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी केस। बिकॉज देखो, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे टेम्परेचर को, कि तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन का डबल हो जाना, लाइक अगेन, ये एक जनरल बात है, एक जनरल टर्म है। बट आपके पास बहुत सारे ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ये बात सच्ची ना हो, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। बट ये एक जनरल पॉइंट है कि जब आप 10 डिग्री सेल्सियस किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेंगे ना, तो आपके पास बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, बेसिकली वो डबल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर विल इंक्रीज दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। एंड ये बात तो हमें पता है कैसे कि सर, कि टेम्परेचर होता ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है, तो इसमें तो वैसे ही कोई मसला नहीं है, राइट? क्लियर है? आगे चलो। यस। ओके जी। अब मेरे पास ये ना तीन ग्राफ्स हैं, इन तीनों ग्राफ्स को जरा देखते हैं। पहला मेरे पास है रेट अगेंस्ट टेम्परेचर का, दूसरा भी रेट अगेंस्ट टेम्परेचर का, और तीसरा भी रेट अगेंस्ट टेम्परेचर का। पहला जो रेट अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ है, अब इसमें पता है क्या हो रहा है? ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखें, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे आके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि समझो, इस पॉइंट के बाद ना एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कंप्लीट हो गया। अब आपके पास रेट जो है ना, बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब अब आपके पास रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। बट अगर बेटा ये एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास फौरन से ग्राफ थोड़ा इस तरीके से बनेगा, मतलब ग्राफ थोड़ा मोर स्टीपर बनेगा। अगर आप इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ को देखें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखें, जो ये वाला ग्राफ है ना, जिस ग्राफ इज
मोर स्टीपर, दिस वन। मतलब अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ मोर स्टीपर है। बिकॉज ऑफ कोर्स सर ये एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। एक्सप्लोसिव रिएक्शन का मतलब है कि एक समझो बम टाइप धमाका हुआ, तो अगेन वो एक बहुत जल्दी रिएक्शन हो रहा होता है। सो यू नो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत देखें बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। मोर स्टीपर है, मोर टुवर्ड्स वाई एक्सिस विल हैव अ हायर रेट। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलूं? ये दो ग्राफ क्लियर है सबको? Yes, sir. फिर हम आते हैं ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस के ऊपर। देखें ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस बेसिकली क्या होते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना बेटा, वो आपके रिएक्शन को कैटलाइज करना शुरू करेगा। अब बात यह है कि सर एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म जो होगा वही आपके रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, तो वो बेसिकली कहलाता है ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। जैसे ए प्लस बी का आप रिएक्ट करा रहे हैं, सी प्लस डी बन रहा है बेटा, जो सी बन रहा है ना वो आपका एक्ट करेगा एज कैटलिस्ट। अब मुझे बताएं हसीब, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तब तो प्रोडक्ट्स नहीं थे ना, राइट? यस और नो? Yes. तो फिर क्या होता है कि भाई उस वक्त तो कैटलिस्ट कोई भी नहीं है, लेकिन अब आप देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है रेट ऑफ एक्शन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। इस पॉइंट का पता है क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है कि अब आपके पास प्रोडक्ट इतना ज्यादा, अब देखो शुरू में आप मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे हैं प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। लेकिन देखो अगर मेरे प्रोडक्ट को एज ए कैटलिस्ट एक्ट करना है तो उसका बहुत कम अमाउंट नहीं चलेगा, मुझे एक मुनासिब अमाउंट तो चाहिए होगा ना, ताकि वो बेसिकली एज ए कैटलिस्ट एक्ट करे। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है बन रहा है बन रहा है, इस पॉइंट पे आने का मतलब है कि अब सर यहाँ पे प्रोडक्ट इतना बन गया है कि वो प्रॉपरली एक्ट कर सकता है एज ए कैटलिस्ट। तो जब ये वाला काम शुरू हो जाएगा ना तो फिर ग्राफ नीचे की तरफ हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे कहते हैं कि देखिए सर अगर आपका प्रोडक्ट एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, तो ग्राफ को तो और स्टीपर होना चाहिए था, उसको और मोर टुवर्ड्स वाई एक्सिस होना चाहिए था। हालांकि ये बात इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, बट जब आपके पास प्रोडक्ट एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं ना तो ग्राफ आपका जो है नीचे की तरफ बेंड करता है। अब सर वो नीचे की तरफ बेंड क्यों करता है और ये वाली क्या कहानी है, तो ये इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने बस ये बात याद रखनी है कि देखिए ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस व्हेन द प्रोडक्ट्स in which the products catalyze the reaction and when the temperature gets used up, when the reactants gets used up, my bad, when the reactants gets used up the reaction stops। जब रिएक्टेंट इस्तेमाल हो जाएंगे तो रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम कैटलिटिक कैटलाइज रिएक्शन भी ऐसे ही होते हैं, उनका भी ऐसे ही ग्राफ बनता है हमारे पास। ठीक है, मुझे बताएं बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब ना एक छोटी सी बात ये होती है कि मुझे ना आप बताएं क्या नाम है उसका, आयशा, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. आयशा मुझे बताएं अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन? Yes. तो अगर बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो उनका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन ये था। जी। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम्म। कि सर आपने भी बताया कि सर टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए है ना, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता। उसका रीजन क्या है? आई कैन से दैट कि सर टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इससे मैं आपसे कहता हूँ, गाइस मैं तेज तो नहीं बोल रहा आज बहुत ज्यादा? नो सर। सही है? कोई मसला तो नहीं, किसी को कुछ पूछना तो नहीं अभी तक जो पढ़ाया है? नो नो। मतलब मैं तेज बोल रहा हूँ सिर्फ? नहीं, सही बोल रहे हैं आप। ओके ओके, उमर आप बताएं बेटा, हालात ठीक है मुल्क के और Yeah, आपके? that's correct. ओके नाइस। सो आई वाज सेइंग कि अगर बेटा मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, लेट्स से टेम्परेचर मैं अगर ए को बढ़ाऊंगा ना तो बी भी बढ़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि ये दोनों बढ़ने चाहिए लेकिन इनका रिलेशन होना चाहिए लीनियर। लीनियर से मेरा क्या मतलब है कि देखो बेटा जितना ए बढ़ेगा उतना ही बी बढ़ेगा, जितना ए बढ़ेगा उतना ही बी बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन ये इनका लीनियर रिलेशन नहीं है, दे डू नॉट हैव लीनियर रिलेशन। इससे मेरा क्या मतलब है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने टेम्परेचर लेट से इंक्रीज करा बाय फैक्टर ऑफ 2, तो बेटा रेट इंक्रीज हो जाता है बाय फैक्टर ऑफ 4। हमेशा ऐसा होता है कि रेट के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है ना बेटा वो थोड़ा ज्यादा आता है, हमेशा हमेशा यही होता है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता तो है, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट का इंक्रीज थोड़ा ज्यादा आता है, राइट?
आपके पास समटाइम्स ऐसा होता है कि टेम्परेचर आपने 2 से बढ़ाया तो रेट 4 टाइम्स बढ़ गया, टेम्परेचर फैक्टर ऑफ 3 बढ़ाया, रेट 8 टाइम्स बढ़ गया, 7 टाइम्स बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। सो इन दोनों का रिलेशन लीनियर नहीं है, ठीक है। इस बात को मैंने कैसे देखे लिखा हुआ है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, बट इट डज नॉट इंक्रीज लीनियरली। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज रेट इंक्रीजेस मोर देन द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो आपका रेट का इंक्रीज आता है ना बेटा, वो ज्यादा आता है कंपेरेटिव टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, मुझे बताइए बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? यस। यस। अच्छा जी, तो हमारी ये वाली बात पूरी हो गई है, आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास ना यहाँ छोटा सा एक पार्ट है, ये वाला पार्ट। एक पार्ट जो है ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वाले ग्राफ्स वाला पार्ट है। तो सबसे पहले पहले इस पार्ट को करते हैं इग्नोर, और पहले जो है ना ये बोल्ट्जमैन जो ग्राफ्स है ना इनको देखते हैं, बोल्ट्जमैन कर्व्स भी कहते हैं, ग्राफ्स भी कहते हैं। और ये थोड़ा सा पार्ट है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखें, ये जो ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स होते हैं ना, इनका सीन ऐसा होता है कि इनके वाई एक्सिस पे होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्स एक्सिस पे होते हैं एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल। ओके, वाई एक्सिस पे वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव एनर्जी विच इज बेसिकली इन किलो जूल्स पर मोल। ठीक है जी, तो अगर हम इन ग्राफ्स को देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे पास होते हैं। अब ना बगैर टेंशन लिए, बगैर कोई परेशानी लिए, जो ग्राफ को मैं हाईलाइट करूंगा, जिस ग्राफ को मैं मार्क करूंगा, उसको पहले देखेंगे, मेरे साथ समझेंगे, फिर इंशाल्लाह हम पूरी बात को समझेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पे मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक्स एक्सिस पे मेरे पास एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल है। जो ग्राफ का एरिया होता है ना अंडर, मतलब ये जो पूरा रीजन होगा, ये पूरा रीजन मुझे बताता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ओके, ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है। जो भी पार्टिकल्स इसके बाद होंगे उनके पास एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगी। चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। तो पहले आपके पास ये ग्राफ ऐसे बना रहा है, ये मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है। इस ग्राफ को मैं 3 चंक्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सो मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास ना जो ये वाला रीजन है, इस रीजन में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ना बेटा, इन पार्टिकल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। सो मैं कहूंगा कि देखें, राइट नाउ एट टेम्परेचर T1 आई हैव very few particles, or like few particles having energy greater than equal to activation energy, and most of my particles have moderate energy. जो मेरा बीच वाला हिस्सा है ना सारा moderate वाला है, so I'm gonna say कि most of my particles have moderate energy and very few particles have energy जो कि बहुत लो है, right? मेरे पास मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पार्टिकल्स के पास मॉडरेट एनर्जी है, थोड़े से पार्टिकल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी विच इज दिस चंक, एंड मेरे पास बहुत थोड़े से पार्टिकल जिनके पास एनर्जी बहुत कम है। मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है? ग्राफ को रीड करना आ रहा है सबको, ये सर नो? यस। Yes, sir. सब बताएं सब। हसीब गॉट इट? हसीब गॉट इट? जी सर। ओके, अब मुझे बताएं हसीब आप, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या होना चाहिए? पर पार्टिकल्स तो मुझे बताओ, टेम्परेचर को बढ़ाने पे पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, उनको ज्यादा होना चाहिए, उनको कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि देखें सर, जहाँ पे मेरे पास a lot of particles, or like my majority of the particles are having energy greater than equal to activation energy, and I have a moderate amount of particles जिनके पास नॉर्मल एनर्जी है, एंड मेरे पास अभी जो पार्टिकल्स हैविंग लेस एनर्जी वो काफ़ी कम हो गए, राइट? सो अगर मैं सेकंड वाले ग्राफ को देखूं, जिस विच इज द T3 ग्राफ, ये हाई टेम्परेचर वाला ग्राफ है, आई एम गोना से कि देखें सर, बहुत ज़्यादा वैसे पार्टिकल जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, मॉडरेट एनर्जी वाले पार्टिकल्स भी हैं, एंड वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर देयर जिनके पास एनर्जी बहुत कम है, वेरी कम, वो काफ़ी कम है, मेजोरिटी आपके पास अब उधर आगे चली गई है, राइट? यस और नो? मुझे बताइए बात सबको समझ आ रही है? यस। यस। उमर गॉरेड, Yeah. अगर मैं अब इस ग्राफ को देखूं 10 को, अब क्या हो रहा है कि मुझे आयशा आप बताएं, जब मैं टेम्परेचर को लो करूंगा तो क्या होना चाहिए? पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? कम होना चाहिए। तो अब जब हमने टेम्परेचर को कम किया है तो अगर आप देखें तो आपके पास बहुत थोड़े से पार्टिकल जैसे रह गए हैं जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, एंड आपके पास मेजोरिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके पास
लोअर एनर्जी एंड मॉडरेट एनर्जी के भी कुछ पार्टिकल्स हैं। बट टेम्परेचर कम करने से क्या हो रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी बहुत कम है, लाइक उनकी एनर्जी बेसिकली बहुत कम हो गई है। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. जी अब ना हम एक वर्ड कहते हैं कि देखिए सर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो जाती है। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मीन का मतलब होता है एवरेज। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखें आपके पास जो है ना, अच्छा देखो एक छोटी सी बात ये समझो कि अगर एक कंटेनर में 10 पार्टिकल्स है ना बेटा, तो 10 के 10 पार्टिकल्स के पास सेम एनर्जी कभी नहीं होती। हमेशा एनर्जी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम। बट जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो आपके पास मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज कर जाती है। लाइक मतलब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास एनर्जी जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होती है। फिर अगर आप गौर करें तो आप देखें कि जब अपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, और जो ग्राफ की पीक हाइट थी वो भी कम हो गई है। और जब आपने टेम्परेचर को लो करा है तो ग्राफ बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है और पीक हाइट ऊपर हो गई है। ठीक है? तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें, ये सारी बातें यहाँ लिखी भी है, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, ये बात सब आप लोग को सेंसिबल लग रही है, समझ आ रही है, क्लियर है? यस जी। ओके जी। अब जरा जल्दी से इस बात को समझते हैं। हम कहेंगे कि देखें सर, एरिया अंडर द ग्राफ जो है ना इज स्टिल द सेम। चाहे अगर आप ना इस ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया अंडर ग्राफ निकालो, ब्लू का निकालो, रेड का निकालो, किसी का भी निकालो, उसका रीजन क्या है कि बेटा टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज नहीं होते ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उतने ही रहते हैं। ऐसा ही है। आई अंडरस्टैंड कि आपके पास वो चीज़ तो लाजमी चेंज होती होगी, लाइक यू कैन से कि मीन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ जाती है, ये वो फलाटम का। बट आपके पास जो है ना, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी Yes, sir. ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि देखें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ना पार्टिकल्स की वो ज्यादा होती है, लाइक आई कैन से कि मीन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी चेंज नहीं होते, राइट? सो अगेन आपका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा ना, इट विल ऑलवेज बी द सेम। ओके जी, आगे चलते हैं। अब जरा इस पूरे पोर्शन की ना डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि देखें, इसको मैं इरेज करता हूँ। ये ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ है। ये आपके पास जो आपका पहले नॉर्मल वाला कर्व था, देयर सेइंग कि देयर आर वेरी फ्यू पार्टिकल्स with low energy and most of the molecules they have moderate amount of energy, and there are very few particles or molecules having energy greater than equal to activation energy। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स के पास मॉडरेट है, फ्यू वाले भी कम है, और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी वाले भी कम है। बट जब आप बेसिकली लो टेम्परेचर पे आते हैं, तो जैसे कि अब आपने टेम्परेचर कम किया तो जो आपका T2 वाला कर्व था, ये वाला लो टेम्परेचर वाला, अगर आप इसको देखें, हम कहेंगे द कर्व स्केच एट लो टेम्परेचर, इट मूव्स टू द लेफ्ट एंड देयर आर लेस मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। दो चीजें हुई हैं बेटा, जब टेम्परेचर कम किया है तो ग्राफ पीछे की तरफ भी मूव कर रहा है और उनकी पीक हाइट भी बढ़ गई है। However, the curve T3 is a curve sketch at higher temperature। ये वो कर्व था जो आपने हायर टेम्परेचर पे स्केच करा है, एंड इट मूव टू द राइट, और ये बेसिकली राइट साइड पे गया है। सो देयर आर मोर मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ आगे की तरफ भी गया है और बेटा उसकी पीक हाइट कम भी हुई है। ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई भी है कि जब टेम्परेचर को कम करेंगे ग्राफ विल मूव ऑन द लेफ्ट साइड, पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा हो जाएंगे और पीक ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है? पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी, एक मिनट रोके रखे, या पार्टिकल्स हैविंग लेस एनर्जी ज्यादा हो जाएंगे। पार्टिकल्स हैविंग, माय बैड, मैंने शायद ग्रेटर का बोल दिया। दोबारा देखें, जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो ग्राफ मूव करेगा लेफ्ट की तरफ, पार्टिकल्स हैविंग लेस एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और पीक विल मूव अपवर्ड। और जब आप बेटा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ग्राफ विल मूव टू द राइट, पार्टिकल्स हैविंग मोर एनर्जी वो आपके पास क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, एंड पीक विल मूव डाउन। तो ये थोड़ी सी इसकी बातें थी। जरा इसको देख लें अब तसल्ली से ना, इस ग्राफ को भी देखें बेटा, इन जल्दी से पोर्शन को भी रीड करें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से जल्दी शाबाश।
हाँ जी, सबने पढ़ लिया, आगे चले। क्लियर है Yes, sir. सबने? तो मुझे Yes, sir. बताया तो सर, मुझे माशाल्लाह कोई बता ही नहीं रहा। बहरहाल चलो, ओके। पढ़ लिया ना सबने, कोई मसला तो नहीं है, आगे चलो। G. No. ओके जी। हसीब, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? जी सर। ओके। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है? अब देखो मेरी बात सुने। हम लोग ना ओ लेवल्स और आईजीसीएस के जो बच्चे होते हैं ना, उनको हम ये बताते हैं कि बेटा देखो, कैटलिस्ट जो है ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हालांकि ये बात गलत है। कैटलिस्ट बहुत सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन कैटलिस्ट का अच्छा सीन क्या है कि वो रिएक्शन के एंड पे रीजनरेट हो जाता है। मतलब कि आपका रिएक्शन खत्म होगा ना, तो कैटलिस्ट फिर से खुद से रीजनरेट हो जाएगा। तो अगेन जब वो खुद से रीजनरेट हो रहा है ना, तो फिर मुझे कोई मसला ही नहीं कि हाँ ठीक है भाई, मैं उसको रिएक्ट भी करा रहा हूँ, वो एंड में रीजनरेट भी हो रहा है। तो कोई इतना इशू वाली कहानी नहीं है, राइट। अब कैटलिस्ट क्या करेगा? वो आपको बोलेगा कि यार ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये वाला सीन इसको छोड़ो। वो आपको एक न्यू रूट ऑफर करता है, राइट, जैसे मैंने कल बताया था। तो जब आप कैटलिस्ट को ऐड करेंगे ना, तो वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को ही पीछे ले जाएगा। ठीक है। वो क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को ही पीछे ले जाएगा। तो इसका सीन ऐसा होता है कि आपने कैटलिस्ट वाले केस में क्या करना है कि देखें, ये आपके पास लाइन होती है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। ये लाइन होती है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो विद कैटलिस्ट वाला सीन ऐसा है कि आपके पास क्या होगा कि वो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के स्टैंडर्ड को ही पीछे ले गया। मतलब इनिशियली 10 किलो जूल्स की रिक्वायरमेंट थी टू रिएक्ट, अब आपके पास 8 किलो जूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऑफकोर्स पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी। मुझे बताएं, ये बात समझ आ रही है सबको? क्लियर है? कोई टेंशन, कोई परेशानी? आगे चलूं? Yes, sir. यस। बट सर इससे ग्राफ पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा ग्राफ में, कुछ नहीं होगा, बस आप एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पीछे ले जाओगे, दैट्स इट। ठीक। ओके जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देन वी से दैट अ कैटलिस्ट, ये वाली बात भी देख लेते हैं कि अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट रूट विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। Hence, the activation energy on the distribution curve will move to the left, and there will be more particles having energy greater than equal to activation energy. ये बात मैं कल बता चुका हूँ आप लोगों के। पार्टिकल्स जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो कैटलिस्ट है बेसिकली, वो क्या करता है? वो एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। वो उस एग्जिस्टिंग रूट को छेड़ता भी नहीं है। फिर हम कहते हैं कैटलिस्ट आर यूजुअली रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स एज दे आर रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सो अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द यील्ड और द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यील्ड बेसिकली कहता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इट ओनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड वो आपके पास एंड में जो है ना, या तो रीजनरेट होता है या तो यूज ही नहीं होता। ठीक है जी। तो ये कैटलिस्ट वाली थोड़ी सी कहानी है। ठीक है। एंड अगेन अगर हम इसकी जो ये रिएक्शन पाथवे डायग्राम्स होते हैं, तो उसमें भी अगर हम देखें, वी यूज टू डू इट लाइक दिस। ये विदाउट कैटलिस्ट, और विद कैटलिस्ट में क्या हुआ कि आपका पीक ही नीचे की तरफ मूव कर जाती है। जो आपकी पीक है ना, पीक ही बेसिकली जो है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर जाती है। ओके। मुझे बताएं, बात सबको समझ आ रही है? क्लियर है? आगे चलो, इसको देख लें एक दफा जल्दी से। यस। सबको क्लियर है? आगे चलो। जी। G. ओके जी। अब यहाँ थोड़ी सी बात पे आते हैं। थोड़ी सी बात पे आते हैं। अच्छा देखें, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनिशियल रेट का। ये एक इनिशियल रेट वाली बात और एक ये वाला पार्ट, इसको जरा डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ना, जरा मैं आपको ये वाली बात करा देता हूँ। अब मुझे बताएं, हमने इक्विलिब्रिया वाले चैप्टर में क्या ये दो वर्ड्स को पढ़ा था? और अगर पढ़ा था तो इनसे इनका क्या मतलब होता है? जी, उमर आप बताएं प्लीज। उमर, आपको आवाज आ रही है मेरी? उमर, एम ऑडिबल? कैन यू हियर मी? आयशा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी G. सर आ रही है। मुझे बताएं, ये जो होमोजीनियस और ये Hello? हेट्रोजीनियस वाले वर्ड है, हाँ मुझे बताएं, ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस, हमने दो ये Hmm. दोनों वर्ड्स को पढ़ा था इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता था? हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, इक्विलिब्रिया वाले चैप्टर में इस बात को पढ़ा था कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम फेस में होते हैं, मतलब सारे या तो लिक्विड या तो सारे गैस होंगे। और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या पढ़ा था कि देखिए हमारे पास सर, या तो कुछ गैस कुछ सॉलिड, कुछ लिक्विड कुछ गैसेस, इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। मतलब कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो फेस होगा ना, मतलब कि आप ये कह लें कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो वो होगी, व्हाट डू यू से,
स्टेट। लाइक स्टेट, हाँ, जो स्टेट होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। सिमिलरली जब आप होमोजेनियस कैटलिस्ट की बात करते हैं और जब हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की बात करते हैं तो उसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। होमोजेनियस कैटलिस्ट का मतलब होता है कि कैटलिस्ट की जो स्टेट है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की स्टेट से सेम है। मतलब कि बेटा सारे आपके पास रिएक्शंस भी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स भी गैशियस और आपका कैटलिस्ट भी गैशियस। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे अगर आप आए तो ये एसिड, ये अल्कोहल, ये एस्टर, ये लिक्विड, ये सारे लिक्विड फेस में है और आपने डाइल्यूट HCl को लिया हुआ है या डाइल्यूट एसिड को लिया हुआ है, राइट। चाहे आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाए या तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जाए, तो आपके पास बेसिकली जो कैटलिस्ट है ना वो भी लिक्विड फॉर्म में है और बाकी सामान भी लिक्विड फॉर्म में है। तो क्योंकि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट इन तीनों का फेस सेम है, तो ये बेसिकली होमोजेनियस कैटलिस्ट कहलाएगा। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखें हेबर प्रोसेस के अंदर, ये दोनों बेटा आपके पास गैसियस फेज में और आयरन आपके पास अलग से सॉलिड में, राइट। तो अगेन जो आयरन अलग से क्योंकि सॉलिड में आ रहा है आपके पास, तो इसका क्या मतलब है कि आयरन का जो स्टेट है वो अलग है और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की स्टेट अलग है। तो आयरन आपके पास बेटा बेसिकली क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ ये कि देखिए कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, एंड हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कैटलिस्ट इन द इज इन अ डिफरेंट फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। के मतलब आपके पास कैटलिस्ट का जो फेस होगा वो बेसिकली डिफरेंट होगा। प्लीज इसको देख लिया, मुझे बताएं क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। यस। सबको क्लियर है? क्लियर। जी। ओके जी, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास जो है ना ये वाला एक छोटा सा चंक आ रहा है, इसको जरा देखें। हम कहते हैं जब टेम्परेचर, अच्छा देखो ये वाली बात तो हो गई, इस बात पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, इन ऑर्डर फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, रिएक्टेंट पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि ये वाली बात तो बिल्कुल बेसिक है कि सर कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जब अगर पार्टिकल्स को रिएक्ट करना है तो पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सके और आपके पास फिर जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। हमने यहाँ क्या बात लिखी हुई है कि फॉर गैशियस मॉलिक्यूल्स हाउ ऑफन दे कोलाइड डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। बिकॉज ऑफ कोर्स सर अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। सो हाउ ऑफन यू कोलाइड, वो वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वी से फॉर गैशियस मॉलिक्यूल्स हाउ ऑफन दे कोलाइड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इन तीनों फैक्टर्स को जरा हम इस डिस्कस करेंगे। हसीब के निहमी आपको आवाज आ रही है? जी। हसीब मुझे बताओ अगर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बड़ा होगा, लार्जर मॉलिक्यूल होगा, तो मुझे बताया बड़ा मॉलिक्यूल का मतलब कहना है कि उसमें बेसिकली ग्रेटर चांसेस ऑफ कोलिजन होंगे जी सर। बिकॉज मॉलिक्यूल बड़ा है, राइट। ऐसा ही है, यस और नो? यस। आयशा आपको आवाज आ रही है? यस सर। आयशा मुझे बताएं अगर मैं मास ऑफ द मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एक केस में बेटा मेरे पास स्मॉलर मास है, तो अगर स्मॉलर मास होगा तो क्या वो तेज से मूव करेगा? जी। तो क्या मोर चांसेस ऑफ कोलिजन हो जाएंगे? जी। ये बात सेंसिबल लग रही है आपको? या। अब जरा आप सब बच्चे जरा तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को देखें। मुझे बताएं क्या ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ा दें ताकि जी। ज्यादा कोलिजन करें, लेकिन सर जब साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे तो मास तो आपके पास बढ़ जाएगा। जब मास बढ़ जाएगा तो फिर वो जो है ना हल्का हल्का मूव करेंगे तो कोलिजन कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि मास कम होगा तो फिर मोर कोलिजन होंगी। तो क्या ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे? यस और नो? यस। यस कर रहे हैं। Yes. ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि देखिए सर ये दोनों पॉइंट बिल्कुल बेकार हो गए। तो सिर्फ टेम्परेचर वाला पॉइंट हमारे लिए मैटर करेगा कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली एंड सक्सेसफुली, देयरफॉर कोलिजन एनर्जी विल ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मतलब कि आपके पास मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होगी एंड आपका जो कोलिजन एनर्जी है वो सिर्फ डिपेंड करेगा ऑन टेम्परेचर। मुझे बताएं क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ रही है, क्लियर है? आगे चलो। यस। Yes, sir. यस। पक्की बात है, क्लियर है? ओके। अब इनिशियल रेट मेथड पे आते हैं। जल्दी से जरा सेक्शन को देखें। उमर मुझे ये बताओ कि अगर आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स भी दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे? यस और नो? Yes. Yes. ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ उमर टाइम 20 सेकेंड्स पे, टू को छोड़े, टाइम 20, प्लीज कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड, मुझे ये बताएंगे बात आप। टाइम 20 सेकेंड्स पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, आप क्या बोलेंगे कि सर टाइम 20 सेकेंड्स पे कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है, यहाँ टेंजेंट बनाए और टेंजेंट ऐसे बनेगी, इतनी गंदी नहीं, ऐसे बनेगी टेंजेंट।
और उसका जो ग्रेडियंट निकाल ले, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ होता है तो उसका ग्रेडियंट बेसिकली रेट के बराबर होता है, राइट। तो आप बोलेंगे कि जी सर सीधी सी बात है कि मैं यार टेंजेंट बनाता हूँ, अल्लाह अल्लाह खैर से रेट निकाल लेता हूँ, ऐसा ही है, यस और नो। यस यस सर अब आप मुझे बताओ टाइम 20 सेकेंड्स पे क्या फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा? बिल्कुल हो जी रहा होगा, राइट। क्या बैकवर्ड भी तो हो रहा होगा? जी तो आप जो रेट निकालेंगे क्या वो आपके पास फॉरवर्ड का रेट होगा, बैकवर्ड का रेट होगा, या कॉम्बिनेशन रेट होगा? दोनों का कंबाइंड रेट नहीं होगा, यस और नो। दोनों दोनों का होगा। अब मुझे बताएं, अगर दोनों का कंबाइंड रेट है तो क्या वो आपके लिए किसी किस्म का कोई फायदेमंद है? बिकॉज आपके पास फॉरवर्ड का भी रेट आ गया, बैकवर्ड का भी कंबाइंड, मतलब इन दोनों का मिक्स रेट आ गया। अगर अलग अलग होता तब तो मुझे फायदा होता ना, कि आई वुड हैव बीन लाइक इट वुड बी यूजफुल फॉर मी कि आई कैन जस्ट आइडेंटिफाई कि फॉरवर्ड का क्या रेट है, बैकवर्ड का क्या रेट है। बट टाइम 20 पे क्योंकि दोनों रिएक्शन हो रहे हैं तो दोनों का रेट आ गया मिक्स होके, तो क्या वो मेरे लिए किसी काम का होगा? बिल्कुल भी किसी काम का नहीं होगा, वो मेरे लिए बेकार आंसर होगा। तो इस मसले को हल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड हमसे क्या कहता है कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, और टी इज इक्वल टू जीरो पे, अब मेरी बात सुनिए, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा? नो। यस टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उमर? आप बताओ। जी आई बिलीव बैकवर्ड नहीं हो रहा होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट तो कोई है ही नहीं, तो बैकवर्ड रिएक्शन का तो कोई साइंस सेंस ही नहीं हुआ, राइट। बैकवर्ड रिएक्शन को होने के लिए मुझे पहले रिएक्टेंट को थोड़ा सा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इजंट इट। अच्छा तो टाइम टी इज इक्वल जीरो पे अजम्पशन क्या होती है कि नो बैकवर्ड रिएक्शन इज हैपनिंग। तो अगर आप टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका रेट निकालते हैं, मतलब उसका ग्रेडियंट निकालते हैं, तो आपके पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आ जाता है, जिसको हम इनिशियल रेट कहते हैं। मुझे बताइए ये बात सबको समझ आ रही है? क्या हम ऐसा क्यों कर रहे हैं Yes. कि मैं टाइम टी इज इक्वल जीरो पे ही टेंजेंट इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज टी इज इक्वल जीरो पे अजम्पशन क्या है कि प्रोडक्ट नहीं है, तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं, तो आपके पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आ जाएगा। ओके जी, क्लियर है, कोई टेंशन की परेशानी, आगे चलो। यस। हम कहते हैं, जरा इसको देखें, to calculate to calculate the rate of a chemical reaction we will use initial rate method. This is making a tangent on the concentration against time curve at t is equal to 0 and calculating the gradient of the tangent which is equivalent to the rate equation, जो आपके पास इस rate equation के बराबर है। बिकॉज देखें concentration against time का ग्राफ है, इसका मतलब क्या है कि gradient क्या होगा? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। यहाँ y एक्सिस पे आपके पास concentration है, x एक्सिस पे टाइम है, तो ये बेसिकली आपके पास रेट के बराबर हो जाएंगे। ओके जी, क्लियर है, आगे चलो। जी। मुझे बताया यस सर सबको क्लियर है मेरी बात? सो अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड एक सेकेंड,